जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेसिकली साइक्लोन्स के बारे में। ये साइक्लोन्स एक्चुअली होता क्या है, ये किन कंडीशंस में आता है, एंड व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ दीज साइक्लोन्स। ये आप एक पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली ये उड़ीसा का पिक्चर है। 1999 में, अक्टूबर 1999 में उड़ीसा, जो कि हमारा एक कोस्टल स्टेट है, वहां पर एक साइक्लोन ने हिट किया था। उसकी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में साइक्लोन ने, जो मतलब समुद्री तट के पास है, इस साइक्लोन ने हिट किया था। एंड अप्रोक्सीमेटली अ विंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर, मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक विंड ने जो है स्ट्राइक किया था, साइक्लोन ने उड़ीसा की। इस साइक्लोन ने तकरीबन नहीं तो हजारों में घरों को स्मैश कर दिया था, जिससे तकरीबन जो 7 लाख से ऊपर लोगों का घर जो था वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। सिमिलर तरीके का साइक्लोन सेम ईयर में उसी के कुछ दिन बाद आया था, जिसकी विंड स्पीड और ज्यादा थी, और वो साइक्लोन अपने साथ साथ समुद्री पानी भी लेकर के आया था, जिस पानी ने पूरे तटीय एरिया को तहस नहस कर दिया। इस साइक्लोन ने ना तो ना कि सिर्फ एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, हर चीज को डैमेज किया। ना अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि ये जो साइक्लोन आया था उड़ीसा में 1999 में, एक्चुअली में साइक्लोन है क्या। तो इस साइक्लोन के बारे में पढ़ने से पहले हमें एयर के बारे में पढ़ना होगा और विंड्स के बारे में पढ़ना होगा। Because to start off with the study of cyclone, firstly we have to understand what is the reason behind, मतलब क्या रीजन है ऐसे साइक्लोन आने का। भाई ये तेज हवा इतनी तेज कैसे चलने लगी, रीजन क्या था इसका। तो उस रीजन को जानने के लिए हमें सबसे पहले विंड्स के बारे में पढ़ना होगा। जैसा हम सब जानते हैं, व्हेन द एयर, देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ एयर है, चारों तरफ हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है। जब भी कभी एयर एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, व्हेन द एयर इज मूविंग। अब चूंकि आपको एयर दिखती तो है नहीं, मैंने आपको एक चैप्टर में बताया भी था कि एयर मूव नहीं करती, वो दिखती नहीं है, बट वी कैन फील इट। हम उस चीज को फील कर सकते हैं। जैसे आप अगर घर में फैन को ऑन कीजिए तो आपको हवा लगने लगती है, रीजन बिहाइंड, बिकॉज ऑफ मूविंग एयर। फिर अगर आपके घरों में जो कपड़े धोए जाते हैं वो जब बाहर डाले जाते हैं, तो कई बार आप देखते होंगे बाहर पत्तियां हिलती हैं, या वो कपड़े जो होते हैं वो मूव करते हैं, लहराते हैं। तो वो क्या रीजंस हैं। या हम जब चूंकि आप लोग मकर संक्रांति के टाइम जो पतंगे उड़ाते हैं, तो पतंग बेसिकली कैसे उड़ती है, हवा में। तो these all things are happening only when the air is moving। या आपने कभी पवन चक्की देखी होगी, जिसको विंड मिल कहते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार वो गोल गोल घूमती है। क्यों घूमती है, बिकॉज ऑफ द एयर मूवमेंट। और जब भी कभी एयर मूव करता है, उसी को हम विंड कहते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, विंड बोला जाता है। नाउ तो अब हमें ये समझना है, तो इसमें आपको ये समझ में आया कि विंड्स क्या होता है। विंड्स बेसिकली इट इज द मूविंग एयर। व्हेन द एयर इज मूविंग, इट इज कॉल्ड एज
winds. Now, अब यहां पर हमें एक फिनोमिना देखिए, साइक्लोन्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ फिनोमिनास के बारे में पढ़ना होगा, जिन फिनोमिनास को इंटर रिलेट करके ही हम थंडरस्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के बारे में समझ पाएंगे. तो सबसे पहला यहां पर फिनोमिना है दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. देखिए, आप लोग सभी लोग बर्थडे में आपके यहाँ बलून फुलाया जाता है. क्लियर? जो बलून होता है उसको आप फुलाते हैं, तो उस बलून की एक लिमिट है. आप देखते होंगे अगर आपने लिमिट से ज्यादा एयर उसको दे दी तो वो बलून फट जाता है. तो वो बलून फटा क्यों? वो बलून फटा कैसे? क्या कारण था फटने का? अंदर से जो हवा आपने भरी उसने प्रेशर क्रिएट किया, उसने प्रेशर एक्सर्ट किया, और उसका प्रेशर जब ज्यादा हो जाता है तो वो बर्स्ट हो जाता है. तो वहां पर एयर ने क्या किया? एक्सर्ट किया प्रेशर. तो हमारी जो एयर होती है वो हमेशा एक प्रेशर एक्सर्ट करती है हमारे ऊपर. अब चूंकि हमें उस प्रेशर के बारे में उतना पता नहीं चलता नॉर्मल कंडीशंस में, क्योंकि हमारे चारों तरफ एयर है, तो चारों तरफ से जब प्रेशर पड़ता है तो वो चीज नलिफाई हो जाती है. बट एयर एक्सर्ट सम प्रेशर. जैसा कि वो बलून का एग्जांपल मैंने दिया. बलून क्यों फट जाता है? क्योंकि एयर अंदर से प्रेशर क्रिएट करती है. अब एक एग्जांपल यहां पर एक और दिया हुआ है. ये एक टिन का कैन है. एक कैन है जो कि टिन का बना हुआ है. क्लियर? इसमें क्या किया हमने? कुछ गर्म पानी रखा इसमें, सॉरी, इसमें हमने कुछ वाटर भरा, पानी भरा इसमें, और उसके बाद इसमें नीचे से हमने कैंडल से आग लगाई. मतलब नीचे से इसके क्या जलाई? कैंडल जलाई. धीरे धीरे इसके अंदर का पानी क्या होगा? बॉयल होगा. अंदर का पानी क्या होगा? गर्म होगा, वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, आप जानते हैं. और इसके ढक्कन को हमने ऊपर से क्या कर दिया? बंद कर दिया. इसके ढक्कन को क्या कर दिया? बंद कर दिया. क्लियर? अब धीरे धीरे जैसे 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 पानी उबलेगा तो वो स्टीम में कन्वर्ट होगा. आप जानते हैं वाटर को जब आप हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है? स्टीम में. क्लियर? मतलब स्टीम एक्चुअली है क्या? वाटर का वेपर फॉर्म. वाटर इन दी गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड स्टीम. क्लियर? तो अब जैसे जैसे यहाँ पर स्टीम बनी, ठीक, उसके बाद फिर आपने यहाँ पर आकर के कैंडल को बुझा दिया, और उसके बाद इस कैन को धीरे से उठा करके आपने साइड में रखा और इसके ऊपर आपने ठंडा पानी डाल दिया. मतलब वो जो पानी के अंदर स्टीम बनी उसको क्या किया आपने? साइड में रख दिया और उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया. कुछ टाइम के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे ये कैन ऐसे कंप्रेस हो जाता है. तो ये केन ऐसे कंप्रेस क्यों हुआ? अब चलिए, आपके पास केन नहीं है तो आप एक काम करिए, एक प्लास्टिक की बोतल भी लेकर के ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. आप क्या करिए, एक प्लास्टिक की बोतल लीजिए, उसके अंदर गर्म पानी रखिए. गर्म पानी रखने के बाद उस पानी को एम्प्टी करके और उसका ढक्कन बंद कर दीजिए. मतलब आपने गर्म पानी रखा और उसके बाद उसका ढक्कन बंद कर दिया, और फिर उस बोतल को ठंडे पानी की तरफ रख दीजिए. आपकी बोतल जो होगी ना प्लास्टिक की, वो कंप्रेस हो जाएगी. तो ये रीजन क्या है इसका? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इस कैन के अंदर जो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हुआ, भाई वाटर वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट हुआ गर्म होने के कारण. तो वो जो स्टीम बना, तो वो जो स्टीम इसके अंदर थी, जब आपने ठंडा पानी डाला तो वो स्टीम क्या हो गई? कंडेंस हो गई. क्योंकि आप जानते हैं भाई, जब आप पानी को गर्म करते हैं तो वो स्टीम बनता है, लेकिन जब आप स्टीम को ठंडा कर देंगे तो वो वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो स्टीम क्या होगी? कंडेंस होकर के वापस वाटर में कन्वर्ट हो गई. अब जब ये वाटर में कन्वर्ट हो गई तो अंदर एयर का प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया. क्योंकि जो स्टीम थी वो क्या हो गई? स्टीम क्या हो गई? कंडेंस हो गई. देखो, इसमें क्या हुई? स्टीम भर गई. ठीक है, पानी जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया, स्टीम भर गई. अब स्टीम भरने के बाद जब इसमें ठंडा पानी डाला तो वही स्टीम क्या हो गई? कंडेंस हो गई. कंडेंस होने के कारण अंदर एयर का प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया. अंदर एयर का प्रेशर कम है, बाहर एयर का प्रेशर ज्यादा है, तो इस एयर के मूवमेंट के कारण क्या हो गया? ये कैन कंप्रेस हो
क्लियर हो रहा है आपको? तो ये एयर जो है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि एयर भी प्रेशर एक्सर्ट करती है। आपने कभी देखा हो, एग्जाम्पल एक और मैं देता हूं आपको, आपने कभी देखा हो जो हमारे जब कभी आप बहुत तेज गाड़ी चलाइए, ठीक है, जैसे अगर आपने नोटिस किया हो कि हवा जैसे अगर बहुत तेज बह रही होती है, ठीक, और अगर आप उसके अगेंस्ट में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो आपको एक रेजिस्टेंस फील होता है। आप कभी नोटिस करिएगा, बहुत तेज हवाएं चल रही हो, उसमें आप गाड़ी नहीं चला पाते या उसमें आप चल नहीं पाते हो। कारण क्या है? कारण वो जो हवा जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है ना आपके ऊपर, वो प्रेशर है जो आपके मूवमेंट का रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। आपके मूवमेंट को क्या कर रहा है? वो रेजिस्ट कर रहा है। तो जो एयर होती है वो भी प्रेशर को एक्सर्ट करती है। क्लियर? अब इसके बाद हम बात करते हैं विंड के बारे में, विंड्स के बारे में। मैंने आपको बताया था एयर के मूवमेंट के का जो कारण होता है उसी को हम विंड कहते हैं। मतलब एयर मूव जो करती है, मतलब मूवमेंट ऑफ एयर, movement of air, this is called wind, is called wind. Now, what is the reason behind the movement of air? हवाएं क्यों चलती, इसका रीजन क्या है? आपने हवा चलते हुए देखा तो नहीं है, बट महसूस किया है आपने कि हवा चल रही है, आप फील करते हैं कि हवा चल रही है। तो ये हवा क्यों चलती है, हमें इसके पीछे का रीजन समझना है। वाई देयर इज अ मूवमेंट ऑफ एयर, हवा क्यों चलती, ये सब चीजें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि इन्हीं सब रीजंस, ये सब एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम साइक्लोन को समझने की कोशिश करें। क्योंकि जब है, अगर हम डायरेक्ट साइक्लोन को समझेंगे तो हमें डायरेक्टली वो चीज समझ में नहीं आएगी कि साइक्लोन क्यों होता है। इसीलिए हमें एयर के मूवमेंट को समझने की जरूरत है कि वाई द एयर इज मूविंग। तो इसके बाद यहां पर आपको 3 एग्जाम्पल्स देखने को मिल रहे हैं जिसमें ये बताया जाएगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फॉर द मूवमेंट ऑफ एयर। मैंने आपको बताया था जब भी कभी एयर मूव करती है उसको कहते हैं विंड, उसी को क्या बोलते हैं? विंड। अब एक चीज आप नोटिस करें कि ये हवा का जो मूवमेंट हो रहा है या जो एयर का मूवमेंट है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। दो जगहों के बीच में अगर प्रेशर डिफरेंस होगा तो एयर मूव करेगी। मतलब एयर का मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है। जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी ही ज्यादा तेजी से हवाएं बहेंगी। एयर का मूवमेंट उतना ही ज्यादा तेज होगा जितना प्रेशर डिफरेंस होगा। प्रेशर डिफरेंस का मतलब होता है कि दो जगहों के बीच अलग अलग प्रेशर है, तो कहीं पर प्रेशर ज्यादा होगा, कहीं पर कम होगा। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है, इसके कारण एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। हमेशा याद रखिएगा, जो हवा होती है हमारी, एयर जो होती है, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। ये प्रैक्टिकल है। The air is always moves from the high pressure to the low pressure. यहां पर 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। यहां पर एक एग्जाम्पल है जिसमें एक लड़का है, उसके हाथ में एक बॉटल है, ठीक है। इसमें क्या किया है, इसने एक पेपर को टीयर किया, पेपर को टीयर करके उसका एक बॉल बनाई, पेपर की बॉल बनाई, और ये जो माउथ का बाहरी हिस्सा है इस पे उसको फिक्स कर दिया। मतलब उस पेपर को क्या कर दिया, इसके अंदर फिक्स कर दिया।
मतलब ये जो एम्प्टी बॉटल है इसके अंदर क्या किया, इसके माउथ पे क्या किया, उस पेपर को फिट कर दिया। मतलब उसने पेपर का बॉल इस तरीके से बनाया कि इसके अंदर फिट कर दिया। और उसके बाद ये लड़का क्या कर रहा है, ये लड़का उसे फूंक मार करके अंदर डालने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि वो क्या कर रहा है कि फूंक मार के ये चाह रहा है कि ये जो बॉल है पेपर की हमने जो बनाई है बॉल, वो अंदर चले जाए। यहां पर वो ये कर रहा है। यहां पर क्या कर रहा है ये लड़का, इसने क्या किया, दो बलून्स लिए, क्लियर, और दो बलून्स के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी भर के दोनों को ब्लो करा, ठीक है, और दोनों को फिर एक लकड़ी के दो तरीक तरफ से बांध दिया। और फिर इन दोनों बलून्स के बीच का जो गैप है उसके अंदर से ये फूंक मार रहा है। उसके अंदर से ये क्या कर रहा है, फूंक मार रहा है। क्लियर हो रहा है, क्लियर। तो यहां पर ये भी कुछ ना कुछ इवेंट कर रहा है। अब उसके अलावा यहां पर ये तीसरा व्यक्ति है, ये एक और इवेंट कर रहा है। इसने क्या किया है, एक स्ट्रिप ऑफ पेपर लिया है, ठीक है, ये देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा, एक स्ट्रिप ऑफ पेपर लिया है और इसके अंदर ये फूंक रहा है, जिससे ये स्ट्रिप ऑफ पेपर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करे, स्ट्रिप ऑफ पेपर का मूवमेंट ऊपर की तरफ हो। तो बेसिकली ये तीनों इंसिडेंट्स में हो क्या रहा है, अगर आप नोटिस करें तो एक व्यक्ति यहाँ पर खाली बॉटल में एक पेपर का बॉल बना करके इसके माउथ में रख करके हवा भर रहा है उसके अंदर, ताकि वो बॉल अंदर चला जाए। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, इन दोनों बलून्स के बीच में हवा भर रहा है, मतलब बीच में वो हवा ब्लो कर रहा है। और तीसरा जो है वो स्ट्रिप ऑफ पेपर में हवा भर रहा है। तो बेसिकली इसमें ये हो क्या रहा है, देखिए, बेसिकली ये क्या कर रहे हैं कि एक तरीके का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक तरीके का प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, क्लियर। मतलब कि पेपर बॉल के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये पेपर बॉल इतनी आसानी से अंदर नहीं जाता। व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट, अंदर पेपर बॉल का जाना इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्यों हो रहा है, क्लियर। तो यहां पर हमें यह समझने की जरूरत है कि when we blow into the mouth of the bottle, एयर जो है माउथ के नियर जो है, मतलब ये जो इसका मुंह है, इसके नियर, ये जो बॉटल का मुंह है, इसके आसपास जो हवा है, क्लियर, उसकी स्पीड ज्यादा है, क्योंकि भाई हम फूंक मार रहे हैं तो उसकी हायर स्पीड है। तो स्पीड के कारण इस हिस्से का प्रेशर जो हो रहा है वो कम हो रहा है। कभी भी किसी भी हवा की स्पीड अगर ज्यादा होगी तो वहां का प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या कर रहा है, इधर के प्रेशर को कम कर रहा है, ठीक है। अब एयर का जो प्रेशर बॉटल के अंदर है वो ज्यादा है, एयर का प्रेशर जो है वो बॉटल के अंदर है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इस माउथ के पास जो एयर, क्लियर। तो इसीलिए जो है, जो एयर है, वो जो अंदर की बॉटल की जो एयर है वो इस बॉल को बाहर की तरफ ढकेल रहा है, वो उस बॉटल को क्या कर रहा है, बाहर की तरफ ढकेल रहा है। इसीलिए उसको अपनी हवा से मुंह से अंदर डालने में दिक्कत हो रही है। हो क्या रहा है भाई, एक पेपर का बॉल लेकर के उसने यहाँ पेपर का बॉल इसके मुंह पे डाल दिया, पेपर का बॉल चिपका करके अब ये इधर से हवा भर रहा है ताकि ये बॉल अंदर चला जाए, लेकिन ये बॉल अंदर जा नहीं पा रहा है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ का प्रेशर कम है और यहाँ का प्रेशर ज्यादा है। ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस एयर जो हो रही है वो इस बॉल को बाहर की तरफ पुश कर रही है, एयर जो है वो उस बॉल को बाहर की तरफ पुश कर रही है, क्लियर। तो यहां से इन एग्जाम्पल से क्या समझ में आ रहा है आपको, इन एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ रहा है कि एयर जो होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। यहां भी क्या हो रहा है, यहां भी दो बलून्स के बीच के गैप में आप हवा भर रहे हो, हवा भर रहे हो, तो ये जो दो बलून्स हैं इनके बीच की जो एयर है इसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। स्पीड बढ़ रही है तो इसका क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। अब यहाँ की हवा का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ की हवा का प्रेशर कम है, तो ये क्या हो रहा है, बलून इस तरफ शिफ्ट हो रहा है। सिमिलरली इस बलून के भी इस तरफ का प्रेशर ज्यादा है और इस तरफ का कम है, तो बलून इस तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्लियर हो रहा है। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स में आप एक चीज नोटिस करेंगे कि
जब भी कभी आप हवा दे रहे हैं अपने मुंह से, तो बेसिकली आप वहां के आसपास की एयर की स्पीड को बढ़ा रहे हैं। स्पीड को बढ़ाएंगे तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब प्रेशर कम हो जाएगा तो चूंकि बाहर का एयर का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए वो चीज अंदर खींची चली जाती है। इसका और एक एग्जांपल आपको प्रेशर डिफरेंस का आपको एक समझ में आया हो, समझ में आए उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों के घरों में वैक्यूम क्लीनर होगा। आपने कभी देखा हो वैक्यूम क्लीनर आप लोगों के घरों में होगा, जिससे जो जाले होते हैं या जो कचरे होते हैं उस मशीन को चालू कर दिया जाता है, तो वो जितना भी कचरा होता है, जितनी भी चीजें होती हैं, वो मशीन अपने अंदर खींच लेती है। वो कैसे होता है? ये वैक्यूम क्लीनर क्या करता है? वैक्यूम क्लीनर अपने अंदर के प्रेशर को कम करता है। अंदर के प्रेशर को क्या करता है? रिड्यूस करता है। मतलब बेसिकली ये वैक्यूम क्लीनर क्या करता है? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। भाई एटमॉस्फेयर का प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, वो कम हो नहीं सकता। ये वैक्यूम क्लीनर क्या करता है? अंदर के प्रेशर को इतना कम कर देता है कि प्रेशर डिफरेंस के कारण जो बाहर की एटमॉस्फेयर की जो एयर होती है, वो अंदर की तरफ सक हो जाती है। क्यों होती है? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। तो बेसिकली वैक्यूम क्लीनर के अंदर वो कचरा नहीं जा रहा है अंदर, वो उसके आसपास की हवा अंदर जा रही है, जो कचरे को भी अपने साथ खींच ले रही है। जो आप कचरा वैक्यूम क्लीनर में, आप जो भाई वैक्यूम क्लीनर आप क्यों यूज करते हैं? डस्टिंग के लिए, उन सब चीजों के लिए। तो बेसिकली वो कर क्या रहा है? वो आसपास की हवा को खींच रहा है। हवा कैसे जा रही है अंदर? हवा, मैंने आपको बताया था, इट टेक्स प्लेस ओनली ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। जब तक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, तब तक एयर एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर हो रहा है। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ कि एयर मूव करती है ओनली ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, और हमेशा एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट है एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग। देखिए, आप लोगों ने कभी आप लकड़ी वगैरह या कोई भी चीज आप जलाइए, आपने कभी नोटिस किया हो कि उसका धुआं हमेशा ऊपर की तरफ जाता है? आप कोई भी चीज जलाइए, मतलब जलाइए, मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूं कि आप जला दीजिए, बट आपने कभी देखा होगा, तो कोई भी चीज जब भी आप बर्न करते हैं, तो उसका जो धुआं होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ क्यों जाता है? इस बात को आपने कभी नोटिस किया होगा कि वो हमेशा ऊपर की ही तरफ क्यों जाता है? या आप पानी बॉईल करते हैं, पानी गर्म करते हैं घरों में, तो उससे जो स्टीम निकलती है, वो आप देखते हैं हमेशा भाप ऊपर क्यों जाती है? क्योंकि हमेशा जब भी एयर हीट करते हैं आप एयर को, मतलब एयर जब भी हीट होती है, तो वो एक्सपांड होती है। एयर में जब भी हीट दी जाती है, तो वो क्या होती है? एक्सपांड होती है। और कोई भी चीज जब एक्सपांड होगी, एक्सपांड होने का मतलब होता है फैलना। कोई भी चीज एक्सपांशन का मतलब होता है फैलना। ये जो एक्सपांड टर्म है यहाँ पे, इसका मतलब होता है फैलना। तो जब भी कभी आप एयर को हीट करते हैं, तो वो चीज क्या होती है? एक्सपांड होती है। और कोई भी चीज जब फैलेगी, तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। भाई स्पेस, अगर कोई चीज फैलती है, भाई आप एक बाल्टी पानी नीचे गिराइए तो पानी फैलता है ना, तो पानी फैलता है तो वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना। तो ऐसे ही एयर को भी जब आप हीट करते हैं, तो वो एक्सपैंड होती है, और एक्सपांड होने के कारण वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो जब वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई होती है, तो उसी कारण से वो हवा क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है। वो हवा क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है, मतलब द एयर बिकम्स लाइटर। इसीलिए कभी भी जब एयर गर्म होती है, तो चूंकि वो लाइटर होती है, इसीलिए वो ऊपर की तरफ जाती है। आप कभी भी नोटिस कर लीजिए, जो भी गर्म हवा है,
वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी। कारण क्या है? एक्सपांशन के कारण वो लाइट हो जाती है। जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा, हमेशा हॉट एयर राइजेस। हॉट एयर जो हमेशा होती है वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, और जो कोल्ड एयर होती है, जो कोल्ड एयर होती है वो हमेशा भारी होती है। वो हमेशा क्या होती है? भारी होती है। इसीलिए आप कभी भी देखिए, हमेशा जो आग का धुआं होता है या पानी की स्टीम हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। रीजन? क्योंकि हवा गर्म होती है, और गर्म होने के कारण वो लाइट हो जाती है, और लाइटर होने के कारण वो ऊपर की तरफ जाती है। एग्जाम्पल आप करके देख सकते हैं, आप घर में आप पानी उबालिए, देखेंगे आप स्टीम को आप ऑब्जर्व करिएगा, स्टीम हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। सिमिलरली आप कोई भी चीज अगर आप जलाते हैं तो उसका जो स्मोक है या धुआं जो है, आप देखें वो भी ऊपर की तरफ जाता है। आपके घरों में पूजा पाठ होती है, पूजा पाठ होने के बाद जो हवन होता है, आप कभी भी देखिए उसका भी धुआं कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ जाता है। तो कोई भी एयर अगर वो हॉट है, ठीक है, तो वो हमेशा कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। और जो कोल्ड एयर है वो हमेशा नीचे बैठती है, क्योंकि वो भारी होती है। जैसे हॉट एयर लाइट होती है, कोल्ड एयर जो होती है वो भारी होने के कारण नीचे बैठती है। क्लियर? तो नेचुरली भी देखा जाए तो कई सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पर वार्म एयर जो होती है वो राइज होती है। अब होता क्या है, मैंने आपको बताया था, एयर क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है। मैंने आपको समझाया था एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। अब अगर आपके आसपास की एयर गर्म है तो जाहिर सी बात है वो एयर ऊपर चली जाएगी। अब जब एयर ही नहीं रही तो वहां पर प्रेशर कहां से आएगा? भाई, प्रेशर कौन एक्सर्ट कर रहा है? एयर। एयर ही ऊपर चली गई तो प्रेशर एक्सर्ट कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है उस जगह का प्रेशर कम हो जाएगा। उस जगह का प्रेशर कम हो जाएगा। भाई आप जैसे मान लीजिए कि आपके आसपास हॉट एयर है, ठीक। अब हॉट एयर आप जानते हैं लाइटर होती है। लाइटर होने के कारण वो एयर कहाँ होगी? ऊपर की तरफ चली जाएगी। जब वो एयर ऊपर की तरफ चली जाएगी तो जाहिर सी बात है ना, यहाँ पर एयर है ही नहीं अब। तो प्रेशर कौन अप्लाई करता था? एयर करता था। अब जब एयर है ही नहीं तो प्रेशर अप्लाई कौन करेगा? कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कि उस जगह का प्रेशर, उस पर्टिकुलर प्लेस का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। मतलब वहां पर लो प्रेशर एरिया आ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा ना, क्योंकि हवा तो ऊपर चली गई और हवा ही प्रेशर क्रिएट करती थी। अब जब हवा ही नहीं है तो प्रेशर कौन क्रिएट करेगा? कोई नहीं। तो वहां पर क्या आया? वहां पर प्रेशर कम। अब जब प्रेशर कम होगा, मैंने आपको बताया था, एयर हमेशा फ्लो करती है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। तो जाहिर सी बात है कहीं और से एयर तुरंत वहां पर आएगी उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए। क्लियर हो रहा है? देखो सिंपल सी बात, हवा गर्म हुई, गर्म होकर के हवा ऊपर चली गई, ठीक। जाहिर सी बात है जिस जगह से वो ऊपर गई वहां पर प्रेशर कम हो गया, क्योंकि हवा है ही नहीं तो प्रेशर नहीं। तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ। अब जहां पर प्रेशर ज्यादा है वहां से एयर किस तरफ आएगी? कम प्रेशर की तरफ आएगी। तो वहां से एयर इधर की तरफ आएगी। क्लियर? आगे हम इसमें और समझेंगे कि किस तरीके से एयर जो होती है वो फ्लो करती है। तो आपको ये समझ में आ गया ना कि एयर जो हॉट एयर होती है वो हमेशा क्या होती है? एक्सपांड होती है। एक्सपांड होने के कारण वो लाइटर होती है, और लाइटर होने के कारण वो एयर जो होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। अब यहाँ पर अब हम समझेंगे कि ये जो विंड है, ये जो हवा बहती है, ये क्यों जनरेट होती है? ये जो विंड है ये क्यों जनरेट हो रहा है? जो हवा है ये क्यों बह रही है? मैंने आपको बताया, ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ या अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अब कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। विंड करेंट्स ड्यू टू अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल। देखिए,
आप लोगों ने अगर क्लास 6 की ज्योग्राफी की किताब पढ़ी हो, क्लास 6 की ज्योग्राफी की किताब पढ़ी हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो हमारा अर्थ है, ठीक है, उसमें जो भी जगह इक्वेटर के पास है, ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इक्वेटर जिसको कहते हैं। तो जो भी इसके आसपास का एरिया है, आपने देखा होगा वहां पर सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती। ये आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ये जो सन है हमारा, इसकी सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं इक्वेटर में, इक्वेटर के आसपास के एरिया, ये डायरेक्ट पड़ती है। इसीलिए इसको जो है, इस रीजन को इस रीजन को जो बोला जाता है, हीटेड रीजन बोला जाता है। समझ रहे हो आप इसको, हीटेड रीजन। आप देखिएगा कभी भी, जो भी कंट्रीज इक्वेटर के आसपास है, वो कंट्रीज में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, उन कंट्रीज में। जो भी कंट्रीज इक्वेटर के आसपास, मैंने आपको बताया था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पिछले चैप्टर में, वो किस एरिया में ऑकर होता है? बेसिकली वो एरिया जो इक्वेटर के आसपास, क्योंकि इक्वेटर के आसपास ही एरिया में सूरज की रोशनी जो पड़ती है, वो डायरेक्ट पड़ती है। इसीलिए इसको हीटेड जोन भी कहते हैं। इसको ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं और हीटेड जोन भी बोलते हैं। हीट सरप्लस रीजन कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हीट सरप्लस रीजन। ये यहां से इक्वेटर के आसपास का, ये जो पूरे इक्वेटर के आसपास का एरिया है ना, इसको हीट सरप्लस रीजन कहते हैं। कौन सा रीजन बोलते हैं? हीट सरप्लस रीजन। अब ये क्यों होता है? बेसिकली क्योंकि सन की जो रेज हैं, वो बिल्कुल डायरेक्टली इनके ऊपर पड़ती है। तो जाहिर सी बात है, इक्वेटर के आसपास की जो एयर होगी, वो हॉट एयर होगी। कारण क्या है? कि सन की जो रेज है वो डायरेक्ट पड़ रही है इक्वेटर पे। क्लियर? और वही अगर हम पोलर रीजन की बात करें, ये ऊपरी रीजन की, जो पोलार रीजन होता है, यहां पर ठंडक बहुत ज्यादा पड़ती है। मैंने कल आपको बताया था अडेप्टेशन इन दी एनिमल्स में पोलार रीजन के बारे में। वहां पर भी मैंने यही दो रीजन्स लिए थे, एक इक्वेटर के पास और एक पोल में। क्योंकि यहां पर सूरज की जो रोशनी पड़ती है वो स्लांटिंग पड़ती है, वो डायरेक्ट नहीं पड़ती। कैसी पड़ती है? स्लांटिंग पड़ती है। पोलार रीजन ऐसा रीजन है जो सबसे फ्रीज्ड जोन होता है। फ्रीज जोन, फ्रीज जोन का मतलब ये है यहां पर सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है, जो भी पोलार रीजन है या पोल के आसपास जो भी होंगी कंट्रियां, वहां की हवा में कोल्ड एयर होगा। एयर कोल्ड होगी ना भाई, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर कोल्ड है। इक्वेटर के आसपास की जो एयर होगी वो हॉट होगी, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है? हॉट है। अब हम जानते हैं कि जो हॉट एयर होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि हॉट एयर क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है। हल्की होगी तो वो ऊपर की तरफ जाएगी। अब देखिए, जब ये हॉट एयर ऊपर की तरफ जाएगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। मैंने आपको बताया था, एयर ऊपर जाती है तो लो प्रेशर एरिया बना देती है। प्रेशर कम होगा इस एरिया में, तो जाहिर सी बात है कोल्ड एरिया, अब यहाँ पे कोल्ड एयर है, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पर प्रेशर कम है। तो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ये जो कोल्ड एयर है, ये वहां से इस तरफ आएगी। जो पोलार रीजन की जो कोल्ड एयर है वो इक्वेटर की तरफ आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जो इक्वेटर की तरफ की जो हॉट एयर है वो ऊपर चली गई। जब वो ऊपर चली गई तो जाहिर सी बात है वहां पर क्या क्रिएट हो गया? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा तभी तो कोल्ड एयर जो है, ये जो पोलार रीजन है, यहां से कोल्ड एयर जो है वो इक्वेटर की तरफ आएगी। तो अगर हम इसको नॉर्थ मान लें, तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है हवा। और यहाँ पर पोलार रीजन सिर्फ ऊपर नॉर्थ पे तो है नहीं, पोलार रीजन तो साउथ पोल पे भी है। यहां से भी हवा किधर आएगी? इक्वेटर की तरफ आएगी। मतलब कि यहां से अगर गर्म हवा ऊपर की तरफ जा रही है, क्लियर, यहां से अगर गर्म हवा ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर से, नॉर्थ से और साउथ से भी ठंडी हवा किस तरफ आएगी? इक्वेटर की तरफ आएगी। मतलब कहने का मतलब ये है, इक्वेटर चूंकि गर्म
एरिया है, इसलिए उसके आसपास की जो हवा है वो ऊपर चली जाती है, जिसके कारण प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, और प्रेशर डिफरेंस के कारण पोल की जो एयर है वो इक्वेटर की तरफ आती है। तो यहाँ पर इक्वेटर की तरफ आने वाली हवा नॉर्थ साउथ भी होती है और साउथ नॉर्थ भी, मतलब नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। तो यहाँ पर ये अनइवन हीटिंग के कारण ये जिस तरीके से विंड फ्लो करती है वो इस कारण से करती है बिटवीन द इक्वेटर एंड दी पोल। क्लियर? अब हम समझते हैं कि लैंड और वाटर में किस तरीके से होता है, क्योंकि आप लोग जानिए हमारे यहाँ जो रेनफॉल होता है ना, वो इसी कारण से होता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एयर। हमारे यहाँ जो बारिश होती है वो इसी कारण से होती है। मॉनसून में जो आप देखते हैं, जो हमारे यहाँ मॉनसून में बारिश होती है, वो इसी कारण से होती है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एयर। इसको हम नेक्स्ट उसमें समझेंगे कि व्हाट आर द विंड करेंट्स दैट आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। देखिए, मैंने आप लोगों को दो टर्म पढ़ाए थे एक चैप्टर में, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, बताया था। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज मतलब हवा और समुंदर के बीच में जो हवा बहती है, सॉरी, धरती और समुंदर के बीच में जो हवा बहती है, उसी को हम लैंड ब्रीज और सी ब्रीज कहते हैं। अगर हवा लैंड से सी की तरफ जा रही है तो उसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं, और अगर हवा सी से लैंड की तरफ आ रही है तो हम उसको सी ब्रीज कहते हैं। अब ये हवा का मूवमेंट होता क्यों? देखिए, अगर हम गर्मियों के समय की बात करें, आपने कभी नोटिस किया हो, हमेशा हमारा मॉनसून जो आता है वो समर के बाद ही क्यों आता है? मॉनसून सीजन जो है वो समर के ही बाद क्यों आता है? मतलब हमारे लैंड में जब समर होता है उसके बाद ही मॉनसून क्यों आता है? इसका रीजन ये है, समर में हमारे लैंड के आसपास की हवा हॉट होती, भाई हमारे जमीन जो होती है वो गर्म होती है, उसकी जो एयर होती है वो क्या होती है? हॉट होती है। अब जाहिर सी बात है कि जब गर्मी में हॉट एयर होगी, और हॉट एयर हम जानते हैं कि वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो क्या होगा इससे? ये जो लैंड की जो हवा है हॉट एयर, ये ऊपर की तरफ जाएगी। क्लियर? ये हवा कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ। अब चूंकि ये हवा ऊपर की तरफ चली गई, तो ये लैंड के आसपास क्या आ जाएगा? लो प्रेशर एरिया आ जाएगा। मैंने आपको बताया था, लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। अब लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। अब चूंकि ये जो समुंदर के आसपास की हवा है, ये जो समुंदर के आसपास की हवा है, ये कोल्ड है इन कंपैरिजन टू लैंड के। ये समुंदर के आसपास की हवा क्या है? कोल्ड है। दिस इज कोल्ड एयर। तो क्या होगा? प्रेशर डिफरेंस के कारण ये जो समुंदर के आसपास की, ये जो समुंदर के ऊपर की हवा है, ये लैंड की तरफ आएगी। ये किधर आएगी? लैंड की तरफ आएगी। तो ये क्या होगी? ये जो समुंदर के ऊपर की हवा है, ये इस हवा को अपने साथ ले करके आएगी। तो भैया ये चूंकि समुंदर के ऊपर है, तो जाहिर सी बात है इस एयर में वाटर वेपर भी बहुत प्रेजेंट होगा। मतलब ये हवा अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर भी तो ले करके आएगी, जिसको हम वाटर वेपर कहते हैं। तो यही हवा तो आती है समुंदर से हमारे लैंड की तरफ, जिसके कारण हमारा रेनफॉल होता है। ये जो हवा है, ये हवा अरेबियन सी से, आपने देखा हो, अगर आपने इंडिया का मैप देखा हो, तो इंडिया के मैप के लेफ्ट हैंड साइड पे अरेबियन सी है, राइट हैंड साइड पे बे ऑफ बंगाल है, और नीचे क्या है? इंडियन ओशियन। तो वेस्टर्न मॉनसून जो विंड होती है, मॉनसून जो हवाएं होती हैं, वो समुंदर से ही तो धरती की तरफ आती हैं। तो वो अपने साथ क्या लाती हैं? अपने साथ वो वेपर भी लाती हैं, जो वेपर किसी न किसी बड़ी चीज से टकरा करके वो किस फॉर्म में नीचे गिरता है? रेनफॉल के फॉर्म।
समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पर ये जो प्रेशर डिफरेंस हुआ, ये जो अनइवन हीटिंग है, इसके कारण प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ। और प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ तो जो समुंदर की हवा है वो किस तरफ आ गई? अंदर की तरफ आई। ठीक। अब यहाँ पर बारिश हुई, ठीक, यहाँ पर ठंड बढ़ी। अब क्या हुआ? अब प्रोसेस उल्टी होगी। अब प्रोसेस क्या होगी? उल्टी होगी। आपने कभी नोटिस किया हो, मॉनसून के बाद कोल्ड सीजन आता है। ठंडक क्यों आ जाती है? क्योंकि ये मॉनसून ने क्या किया? बारिश करवाई। बारिश करवाने के कारण हुआ क्या? यहाँ का टेम्परेचर जो हो गया वो कम हो गया। टेम्परेचर लैंड का कम हुआ तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कोल्ड एयर आएंगी आसपास। इसीलिए आप कभी भी देखिए, अब प्रोसेस क्या होगी? उल्टी होगी। अब क्या हुआ? ये लैंड जो था, इसके आसपास की एयर अब कोल्ड हो गई। मतलब पहले हॉट थी, फिर अब क्या हो गई? कोल्ड हो गई। अब ये कोल्ड हो गई और ये जो समुंदर के आसपास की हवा है, ये क्या हो गई? ये क्या हो गई? ये हॉट हो गई इन कंपैरिजन टू लैंड के। इन कंपैरिजन टू लैंड के ये समुंदर के आसपास की हवा क्या हो गई? हॉट हो गई। अब ये जब हॉट हो जाएगी तो जाहिर सी बात है ये हॉट हवा क्या आ जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। तो अब जैसे पिछली बार लैंड की तरफ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ था, इस बार ये सी की तरफ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो, यहाँ पे प्रेशर कम हो जाए। तो वही जो हवा थी, जो यहाँ की ठंडी हवा है, वो अब समुंदर की तरफ जाने लगी। आपने देखा होगा रिट्रीविंग मॉनसून होता है। मॉनसून रिट्रीट करता है कि नहीं करता? भाई बारिश आती है, फिर कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं कि वो जो मॉनसून विंड्स हैं वो वापस समुंदर की तरफ जाने लगे। क्यों? क्योंकि तब प्रोसेस उल्टी हो जाए, साइकिल उल्टी हो गई। मैंने आपको बताया था लैंड ब्रीज, अगर लैंड से सी की तरफ हवा जा रही है तो वो लैंड ब्रीज है, और अगर सी से लैंड की तरफ आ रही है तो वो सी ब्रीज। ये जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है। और ये प्रेशर डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहा है? ड्यू टू अनइवन हीटिंग। अगर दोनों में समान हीटिंग हो तो ये प्रेशर डिफरेंस होगा ही नहीं, ये विंड कभी फ्लो ही नहीं करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसीलिए जो हमारे मॉनसून की विंड्स होती हैं वो अपने साथ साथ वाटर भी कैरी करती हैं, और इसी को हम रेन कहते हैं। ये जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई, राइट फ्रॉम जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई राइट फ्रॉम जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम कहानी बताई राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम एयर एक्सर्ट राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम एयर एक्सर्ट्स प्रेशर स्टार्टिंग फ्रॉम एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, वहां से लेके हम विंड तक आए। विंड से लेकर के फिर हमने ये देखा कि विंड क्यों फ्लो कर रही है, एयर क्यों फ्लो कर रही है? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। अब ये प्रेशर डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहा है? ड्यू टू अनइवन। और इन्हीं सारी चीजों के कारण ये जो विंड के जो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होते हैं, इसी के कारण थंडर स्टॉर्म्स या साइक्लोन क्रिएट होता है। अब हम इसके आगे समझेंगे कि थंडर स्टॉर्म्स और यही थंडर स्टॉर्म साइक्लोन में कैसे बदल जाता है, जो उड़ीसा में हिट किया था 1999। तो अब हम समझें कि सबसे पहले अगर हम देखें तो ये थंडर स्टॉर्म्स क्या होते हैं। आपने कभी देखा हो बिजली आसमान में बहुत तेजी से कड़कती है? बिजली कड़कना आपने देखा होगा, जिसमें बहुत सारी लाइटनिंग क्रिएट होती है और बहुत तेज साउंड क्रिएट होता है। बिजली कड़की एकदम से, खड़ 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 खड़। तो बिजली कड़कने को ही थंडर स्टॉर्म्स कहते हैं। क्लियर? कई बार ये बिजली गिर जाती है, आपने देखा होगा किसी किसी की डेथ हो जाती है बिजली गिरने से। तो ये बिजली गिरना क्या है? ये बेसिकली थंडर स्टॉर्म्स है। अब ये थंडर स्टॉर्म्स बेसिकली डेवलप कहाँ हो? थंडर स्टॉर्म्स बेसिकली हॉट या ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज में कवर डेवलप होते हैं। लाइक इंडिया, हमारे इंडिया में थंडर स्टॉर्म्स बहुत आता है, बिजली बहुत गिरती है अपने यहाँ। आपने न्यूज़पेपर्स वगैरह में या न्यूज़ में देखा होगा कि बिजली गिरने से इतने लोगों की मौत हो गई। तो ये बिजली गिरना क्या है? ये थंडर स्टॉर्म्स है। अब ये थंडर स्टॉर्म्स क्यों क्रिएट होते हैं? देखिए, चूंकि हमारा इंडिया जो है, अगर हम अपने इंडिया की बात करें, इंडिया की, तो अगर आप लोगों ने मैप में इंडिया की जियोग्राफिकल पोजीशन देखी हो, तो बेसिकली हम लोग इक्वेटर के पास हैं। हमारी जो कंट्री की जियोग्राफिकल पोजीशन है, मतलब उतनी करीब नहीं है इक्वेटर के, बट फिर भी इक्वेटर के पास है।
क्योंकि आपने देखा हो, अगर आप इंडिया का मैप देखें तो जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, अब आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मुझसे मत पूछिएगा, वो आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। वो हमारे इंडिया के बिल्कुल मिडिल से पास होता है। आप इंडिया का ज्योग्राफिकल मैप देखिएगा, उसमें आप देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो बिल्कुल मिडिल से पास होता है। ये तो हम लोग इक्वेटर के पास हैं, इसीलिए हमारे इंडिया में कंपैरेटिवली टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए हम इंडियंस थोड़े से सावले होते हैं। कभी आपने नोटिस किया हो कि भाई अंग्रेज जो इंग्लैंड इंग्लैंड में लोग रहते हैं वो इतने गोरे क्यों होते हैं और हम जो होते हैं वो सावले क्यों होते हैं? दिस इज ओनली दैट वी आर क्लोज टू इक्वेटर एंड we are having temperature high as compared to England or some other European countries। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर अब चूंकि हम इक्वेटर के पास हैं तो जाहिर सी बात है हमारे आसपास की एयर क्या होगी, हॉट होगी। क्लियर। तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण हॉट एयर आप जानते हैं हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। तो इस कारण से होता क्या है, द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। हमारे यहाँ जो हवा होती है वो क्या होती है, एकदम ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग अपराइजिंग विंड्स होती है। कारण क्या है कि हमारे यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है। क्लियर। अब ये विंड्स जो होती हैं, ये जो हवा होती है हमारी ऊपर की तरफ जाती है। आप लोगों ने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ेंगे वाटर साइकिल के बारे में। जो हमारे समुंदर का पानी की जो हवा होती है, कई बार ये हवा समुंदर के पानी को भी है, ये भी आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाते, जैसे जैसे हम ऊपर जाते, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। एटमॉस्फियर का जो टेम्परेचर है जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वो क्या होगा, डिक्रीज होता जाता है। ये भी आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर डिक्रीज क्यों होता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो विंड ऊपर की तरफ जा रही है, ये अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट्स को भी ले जाती है। वाटर ड्रॉपलेट्स को भी ले जाती है, ऊपर जाके वो फ्रीज हो जाता है। जैसे आपने बादल देखे होंगे, बादल क्या है, बादल वही पानी जो नीचे से ऊपर गया है उसी का फ्रीज्ड फॉर्म है। तो वो बादल बन जाता है और उसके बाद फिर वो क्या होता है, वापस नीचे गिरता है इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। आपने देखा होगा कि इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल वही पानी क्या होता है, वापस नीचे गिरता है। तो ये जो स्विफ्ट मूवमेंट है, मूवमेंट किसके किसके बीच में, ये जो पानी नीचे से गिर रहा है, फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट अलोंग विद द राइजिंग एयर, मतलब नीचे से ऊपर हवा भी बह रही है और ऊपर से नीचे पानी भी गिर रहा है। नीचे से ऊपर जो है वो हवा भी बह रही है और ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, पानी भी गिर रहा है। तो इस स्विफ्ट मूवमेंट के कारण एक लाइटनिंग और से बिजली चमकती है। तो ये जो लाइट है बिजली चमकती है, तो ये जो लाइटनिंग क्रिएट हुआ और जो एकदम से आपको साउंड आता है, इसकम से आपको साउंड आता है, तो ये जो लाइटनिंग और साउंड जो होता है ये इसी कारण से क्रिएट होता है। और इसी इवेंट को हम थंडर स्टॉर्म्स कहते हैं। इसी इवेंट को क्या बोला जाता है, थंडर स्टॉर्म। क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण हवा ऊपर की तरफ जाती है, हवा अपने साथ पानी भी ले जाती है, पानी ऊपर जाके फ्रीज हो गया, फ्रीज होने के बाद वो रेन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे गिरा। तो भैया एक तरफ पानी गिर रहा, एक तरफ नीचे से ऊपर हवा जा रही है। तो ये जो पानी गिर रहा है और हवा जा रही है, इस स्विफ्ट मूवमेंट के कारण हो क्या रहा है, आसमान में आपको लाइटनिंग दिखती है, एकदम से बिजली कड़कती है जो आप बोलते हैं ना, वो लाइट के साथ साथ आपको साउंड भी सुनाई देता है। वो किस कारण से होता है, ये हवा का नीचे से ऊपर जाना और पानी का ऊपर से नीचे गिरना, इस मूवमेंट के कारण। और इसी इवेंट को क्या बोला जाता है, थंडर स्ट्रोम। और यही थंडर स्ट्रोम आगे जाके साइक्लोन का फॉर्म ले लेता है। यही थंडर स्ट्रोम आगे जाके किसका फॉर्म ले लेता है, साइक्लोन का फॉर्म ले लेता है। अब ये किस तरह लेता है ये हम आगे देखेंगे।
तो आपको थंडरस्टॉर्म समझ में आया। अब हम आगे चलते हैं। हाउ अ थंडरस्टॉर्म्स बिकम अ साइक्लोन। बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन, बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन, बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन मतलब ऊपर जो आप बादल देखते हैं उनके बनने से पहले। क्लियर? जो हमारे नीचे का जो पानी होता है वो हीटअप होकर के एटमॉस्फेयर में जाता है और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, टू चेंज इनटू वेपर। आपने कभी देखा हो, आप एक टॉपिक पढ़िएगा वाटर साइकिल। आई एम श्योर मैंने आपको पढ़ाया था शायद क्लास 6 के उसमें, वाटर साइकिल के बारे में मैंने आपको बताया। वाटर साइकिल में होता क्या है कि हमारे जो समुंदर का पानी है गर्मियों के टाइम पे, यही समुंदर का पानी गर्म होकर के वेपराइज फॉर्म में ऊपर की तरफ जाता है। और ऊपर जाके, चूंकि अब मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर जाते हैं ऊपर का टेम्परेचर कम होता है, तो यही वेपर क्या होता है ऊपर जाके कंडेंस हो जाता है। वही आपको बादल नजर आते हैं। आपको जो बादल नजर आते हैं वो यही समुंदर का पानी है जो ऊपर की तरफ गया। ठीक है? तो ये जो समुंदर का पानी है ये ऊपर की तरफ जाता है, तो वो अपने साथ साथ क्या ले जाता है, एटमॉस्फेयर की हीट भी ले जाता है। और वही वाटर वेपर ऊपर जाके लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। मैंने आपको बताया था वो कंडेंस होता है। कंडेंस होकर के फिर वही पानी नीचे गिरता है, रेन ड्रॉप होता है। मतलब वाटर साइकिल में यही बताया था ना मैंने आपको कि जो पानी नीचे से ऊपर जाता है वही ऊपर जा करके वापस नीचे आता है। तो जब वो वाटर वेपर चेंज हो जाता है बैक टू लिक्विड फॉर्म और रेन ड्रॉप के फॉर्म में, फिर वो जब नीचे गिरता है तब वही हीट को वो एटमॉस्फेयर को रिलीज कर देता है। क्लियर? भाई जब उसने हीट ली तो हीट लेके वेपर फॉर्म में ऊपर गया। अब ऊपर था ठंडक, तो ठंडक में क्या हुआ, उसने अपनी हीट दी होगी तभी तो वो कंडेंस हुआ। वेपर वापस कंडेंस कब होता है, जब वो हीट देता है। क्लियर? तो हीट उसने क्या करी, एटमॉस्फेयर को रिलीज करी। तो हीट रिलीज करी एटमॉस्फेयर को, जिससे क्या हो गया, एटमॉस्फेयर के आसपास की एयर जो हो गई वो वार्म हो गई। क्लियर? तो इसके कारण होगा क्या कि जो हवा, अब चूंकि देखो मैंने क्या बताया आपको कि ये जो बारिश के कारण जो ऊपर से नीचे पानी गिरा उसके कारण हीट जो रिलीज हुई एटमॉस्फेयर में, उस हीट ने क्या किया, एटमॉस्फेयर को वार्म कर दिया। अब जब एयर हॉट हो गई तो जाहिर सी बात है उनका काम है वो ऊपर जाएंगी, और यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, ड्रॉप इन द प्रेशर। क्लियर? तो जिसके कारण होगा क्या कि ज्यादा से ज्यादा हवा किस तरफ आएगी, रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। मतलब कि जो सेंटर है वहां पर ज्यादा हवा होगी। अब ये साइकिल कंटिन्यूअसली रिपीट होती है। तो ये जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, एक लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं ताकि एक हाई स्पीड विंड जो है वो लो प्रेशर एरिया को कवर करे। इसी कंडीशन को बोला जाता है साइक्लोन। क्लियर? इसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, साइक्लोन। अब ये साइक्लोन बेसिकली होता क्या है, ये समुंदर का जो हवा आती है, समुंदर, भाई मैंने आपको बताया था जमीन की हवा जब गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर की तरफ जाएगी तो जमीन पे क्या हुआ, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ, वहां प्रेशर कम हुआ। तो जाहिर सी बात है जो समुंदर की ठंडी हवा है वो किस तरफ आएगी, जमीन की तरफ आएगी। अब चूंकि इतना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और मैंने आपको बताया था जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा उतना ही तेज हवा बहे। तो उस कारण से होता क्या है कि समुंदर की हवा इतनी तेजी से आती है लैंड की तरफ, और वो अपने साथ साथ समुंदर का पानी भी ले आती है। तो बेसिकली जो डिस्ट्रक्शन होता है वो उस समुंदर के पानी और उस तेज हवा के कारण होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ही तेजी से हवा फ्लो करती है। आपने कभी देखा हो वैक्यूम क्लीनर, मैंने आपको एग्जांपल बताया था वैक्यूम क्लीनर। तो वैक्यूम क्लीनर का जब पाइप होता है उसके आगे आप हाथ भी अपना रख देना
तो वो आपके हाथ का भी कुछ हिस्सा खींच लेता है, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि हवा को वो बहुत तेजी से अंदर की तरफ खींचता है। तो ऐसे ही जब भी कभी लैंड में एकदम से बहुत ज्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, तो समुंदर की लहर जो होती है वो इतनी तेजी से बहती है, समुंदर की हवा, कि वो अपने साथ साथ समुंदर का पानी भी ले आती है। इसमें वाटर तकरीबन नहीं तो 3 मीटर से लेकर के 12 मीटर तक राइज कर जाता है। ये क्यों करता है? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एयर, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एयर। तो ये जो हवा होती है, ये जो समुंदर से जो हवा आती है, इसी कारण से साइक्लोन क्रिएट, इसी कारण से क्या होता है? साइक्लोन क्रिएट। और यही साइक्लोन आपको डिस्ट्रॉय कर। सो दिस इज ऑल अबाउट साइक्लोन। हमारे यहाँ इंडिया में इसको साइक्लोन बोलते हैं, जबकि अगर हम इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो कहीं कहीं पर इसको हुरिकेन भी बोला जाता है। कहीं कहीं पर इसको आप देखेंगे कि हुरिकेन भी बोलते हैं। ये कहाँ बोला जाता है? हुरिकेन बेसिकली बोला जाता है इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स, या फिलीपींस और जापान में अगर इनको बोला जाए तो इनको बोला जाता है टाइफून। ये जो हवा होती है इसको क्या बोलते हैं? टाइफून। जिसको हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? साइक्लोन। ये देखिए साइक्लोन का इफेक्ट देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये उड़ीसा की पिक्चर है। ये देखिए साइक्लोन ने किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया है हर चीज को। क्लियर? ये बेसिकली साइक्लोन क्या करता है, समुद्री तट के जो आसपास के इलाके होते हैं वहां पर स्ट्राइक, तो वहां पर जितने भी घर वगैरह होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, सब डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्योंकि विंड की स्पीड आप कल्पना कर सकते हैं, 200 किलोमीटर पर आवर। क्या स्पीड होगी विंड की? मतलब कितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर विंड फ्लो कर रही है, मतलब कितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस रहा होगा और कितना इसने डिस्ट्रॉय किया। क्लियर? एक और हमारा एक और ये होता है टॉर्नेडोस। ये अपने इंडिया में नहीं होता बेसिकली, ये वर्ल्ड कंट्रीज में होता है। ये भी एक तरीके का डार्क फनल शेप्ड क्लाउड है, जो कि स्काई से ग्राउंड, मतलब फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड आता है। और ये टॉर्नेडोज जो होते हैं वो काफी वीक होते हैं, इनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, अराउंड 300 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये टॉर्नेडोज बेसिकली हमें इंडिया में नहीं मिलते, ये फॉरेन कंट्रीज में मिलते हैं। तो ये था हमारा पूरा साइक्लोन्स के बारे में। हमने एक एक चीज समझी कि साइक्लोन क्यों क्रिएट होता है, उसके कारण क्या थे। नाउ व्हाट आर द इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स टेकन टू सेफ गार्ड फ्रॉम दिस साइक्लोन्स। मतलब इन साइक्लोन से हम इंसानी जिंदगी को बचा सके, इसके लिए क्या क्या मेजर्स हमें करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव। अराउंड कितने हजारों में लोग मरे थे उड़ीसा में 1999 में जब ये साइक्लोन आया था। तो व्हाट आर दी प्रिकॉशंस, व्हाट आर दी सेफ्टी मेजर्स, यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स मेंशन है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। साइक्लोन फोरकास्ट होना बहुत ज़रूरी होता है और वार्निंग सर्विस होना। देखिए अभी हाल ही में एक चक्रवर्ती तूफान आया था, अभी हाल ही में आया था वो, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को पहले ही मिल गई थी। इस कारण से उन्हें पता था कि चक्रवर्ती तूफान आएगा, तो इस कारण से उन्होंने आसपास के कोस्टल एरिया के जितने लोग थे उनको पहले ही खाली करा दिया। तो आजकल ऐसा सिस्टम आ गया है, रडार सिस्टम या सैटेलाइट सिस्टम, जो पहले ही बता देता है कि भैया साइक्लोन आ रहा है। तो फिर इसके अलावा रैपिड कम्युनिकेशन भी ज़रूरी होती है गवर्नमेंट की एजेंसीज को, पोर्ट्स को, फिशरमैन्स को, शिप्स को, जनरल पब्लिक को, कि भाई तुरंत उनको कम्युनिकेट करे कि भाई वो जगह को खाली करे। फिर ऐसे ही कई सारे सेफ्टी मेजर्स हैं, जो एक कुछ सेफ्टी मेजर्स जो होते हैं वो हमें खुद भी करने पड़ते हैं। तो दीज आर दी थिंग्स यू शुड फर्स्टली रीड अबाउट इट, ऑल दीज थिंग्स आप रीड कर सकते हैं इसको एक बार। तो ये सब सेफ्टी मेजर्स हैं जो साइक्लोन्स के से बचने के लिए हमको लेने पड़ते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट साइक्लोन्स।
और हमने साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा, हमने थंडरस्टॉर्म के बारे में पढ़ा, विंड्स के बारे में पढ़ा। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आज हमारा लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, बट इम्पॉर्टेंट था क्योंकि एक एक कंसेप्ट हमें बताना ज़रूरी था। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।